हाँ, MSN2 GNM2 पार्ट 2 में वायरस बॉर्न डिजीज के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। तो इसमें कोरोना वायरस की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक होगा कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या है? कोरोना का मतलब होता है क्राउन लाइक या रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो इस वायरस की जो शेप है वो कैसी है? गोलाकार है। जैसा कि आप बार बार अभी पिछले वर्षों में आपने देखा, कोरोना का फिगर बार बार टीवी पर या पेपर में दिख रहा था। वह एक गोलाकार स्ट्रक्चर के रूप में गेंद के आकार का दिखता था। तो चूंकि शेप इसका गोलाकार है, आकृति में रिंग लाइक है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं कोरोना वायरस। वह वायरस जो क्राउन लाइक हो अर्थात आकृति में गोलाकार हो, उसे हम नाम देंगे कोरोना वायरस। यह एक बहुत ही हाई ग्रेड उच्च स्तर का संक्रामक वायरस है, कम्युनिकेबल वायरस है, जिसका इन्फेक्शन अगर हो जाए तो व्यक्ति की जान भी ये ले सकता है। लेकिन नाउअडेज आज के युग में ये चिकित्सा विज्ञान इतना प्रमोशन कर चुका है कि इसको प्रॉपर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट अगर समय के अंदर मिल जाए तो उस व्यक्ति की जान बचाई भी जा सकती है और कोरोना के इन्फेक्शन को समाप्त भी किया जा सकता है। तो ये जो है कोरोना वायरस सबसे पहले कहाँ पाया गया? चीन में एक जगह है वुहान सिटी। ये वुहान में सबसे पहले पाया गया। कब पाया गया? तो दिसंबर 2019 में पाया गया। लेकिन ये सुनने में आया कि चाइना में एक महामारी फैल रही है जिससे तमाम लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, फीवर हो जा रहा है और उनकी डेथ हो जा रही है। लेकिन देखते ही देखते ये पूरे ग्लोबल लेवल पर, पूरी दुनिया में, विश्व स्तर पर ये फैल गया और हमारे ख्याल से कोई कंट्री ऐसी नहीं बची जहां पर इसका इन्फेक्शन न पहुंचा हो, ये कोरोना अपना पैर न पसारा हो। और कोई ऐसी कंट्री नहीं जहां ये महामारी के रूप में बहुत सारे लोगों की जान ले लिया। हिंदुस्तान में भी आपने देखा कि कोरोना का कहर किस तरह से फैल गया था और यहाँ पर क्या क्या हुआ और कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी। और वही कोरोना है जिसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो इसके कारण में बताया गया है SARS, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी एकाएक, ऑल ऑफ सडन। यह एक ऐसा वायरस है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को सीधे सीधे अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है और व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक न्यूमोनिया का क्रॉनिक रूप हो सकता है, सीवियर रूप हो सकता है और जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। यह वायरस सबसे पहले 2003 में यह भी चाइना में ही पाया गया था और बाद में पूरे विश्व स्तर पर फैलकर बहुत सारे लोगों की जान ले लिया था। लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके प्रसार का तरीका क्या है? यह कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? तो इसमें पहला कारण बताया गया है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद। तो जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके अंदर इसके वायरस जो पड़े होते हैं, तो जब वो छींकता है या जोर से बोलता है या खांसता है तो बहुत सारी पानी की छोटी छोटी बूंदें उसके बॉडी से बाहर आकर के एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं और नजदीक खड़ा हुआ व्यक्ति या पास का व्यक्ति जब वो इंस्पिरेशन करता है तो फिर ये वायरस उसी के साथ उस हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में एंट्री कर जाते हैं और उसके अंदर अपना इन्फेक्शन शुरू कर देते हैं और वो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। तो इस तरह से इसका पहला जो फैलने का, प्रचार प्रसार का कारण बताया गया है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। दूसरा है संक्रमित व्यक्ति के नजदीक रहने से। अब व्यक्ति मान लीजिए कि इन्फेक्टेड है और दूसरे व्यक्ति को चाहे पता है तो ना पता है तो, अगर उसके
सेवा शुश्रूषा में वो लगा हुआ है, उसकी केयर वही कर रहा है, उसकी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, उसके अटेंडेंट या परिवार के लोग या मित्र हो, दोस्त हो, जो भी हो, अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आप हैं तो आपके अंदर ये वायरस फैलने में देर नहीं लगाता है। तीसरा कारण बताया गया, संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए सामान जैसे बर्तन हुआ, कपड़ा हुआ, खिलौने हुए, गाड़ी घोड़ा हुआ इत्यादि, इन सामानों को जिसको इन्फेक्टेड पर्सन बार बार यूज करता है तो इसकी प्रबल संभावना बन जाती है कि ये वायरस उसके द्वारा यूज किए गए सामानों में भी पहुंच चुके होते हैं। और जब एक हेल्दी व्यक्ति उन सामान को, उन मटेरियल्स को जब यूज करता है या टच करता है तो उसके द्वारा भी इसके वायरस उस हेल्दी व्यक्ति में पहुंच जाते हैं और उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 1 से 7 दिन या एवरेज 6 से 7 दिन, जिसका मतलब इंक्यूबेशन पीरियड माने तो समय आप समझते हैं, बट इंक्यूबेशन क्या है? तो इंक्यूबेशन वो है कि जब ये वायरस बॉडी में एंट्री करता है और जब इसके लक्षण अपीयर होने शुरू होते हैं तो उसमें कुछ टाइम इंटरवल होता है। ऐसा नहीं कि यह एक तरफ से एंट्री किया, दूसरे तरफ से इसके क्लिनिकल फीचर्स आने शुरू हो गए या इसके जो लक्षण है वो दिखने शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता। ये एंट्री करता है तो इसके जो लक्षण बाहर आने में कुछ समय लेते हैं। वो समय बताया गया 1 से 7 दिन। जैसे पहली तारीख को अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये कोरोना का वायरस एंट्री कर जाता है तो ऐसा नहीं कि 2 या 3 तारीख या 4 तारीख को उसके लक्षण आने शुरू हो जाएंगे, उसकी प्रॉब्लम्स दिखने लगेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये लक्षण आने में कुछ देर होती है, कुछ समय लगता है। तो उसी बीच के समय को, मतलब वायरस के एंट्री और लक्षण के सामने आने के बीच का जो गैप है, इंटरवल है, उसी समय को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड आपको बताया गया 1 से 7 दिन या एवरेज 6 से 7 दिन। मतलब जिस दिन ये एंट्री करेगा उसके लगभग 6 या 7 दिन बाद उस व्यक्ति में उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। अब अगला टॉपिक इसका है क्लिनिकल फीचर, CF या क्लिनिकल फीचर, यानी क्लिनिकली माने आप जब उस व्यक्ति की डायग्नोसिस करते हैं, आपके पास इलाज कराने के लिए वो व्यक्ति आता है तो उसमें सबसे पहले क्या आपको दिखेगा? फीवर दिखेगा। सबसे पहला लक्षण क्या होगा? जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि इन्फेक्शन के बाद फीवर का होना, इन्फ्लेमेशन का होना, रेडनेस का होना, स्वेलिंग का होना, ये सब कॉमन बातें हैं। तो उसके बॉडी में जब इन्फेक्शन हो गया तो फीवर तो होएगा ही। तो पहला लक्षण क्या आपको मिलेगा? वह व्यक्ति बुखार से पीड़ित होगा, यानी उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सामान्य से अधिक होगा। और क्या मिलेगा? वो बताएगा कि मेरा मुंह सूख जा रहा है, कितना भी पानी पी रहा हूं, लेकिन थोड़े से ही समय के बाद पुनः यह ड्राई हो जा रहा है, मुंह सूखा सूखा रहता है। कारण इसका क्या है? बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना। जब बॉडी का टेम्परेचर, तापक्रम जब बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी बॉडी में, तो मुंह का ड्राई होना, सूख जाना, ये उसका कॉन्कोमिटेंट है, ये उसके साथ होएगा ही। तीसरा लक्षण दिया गया है फटीग। फटीग मीन्स वो व्यक्ति कहेगा कि मुझे बहुत थकान महसूस हो रहा है, कुछ भी कर दे रहा हूं तो थक जा रहा हूं। अगला लक्षण क्या मिलेगा? बॉडी एक। वो बताएगा कि पूरे शरीर में दर्द होता है, मैं दर्द से काफी परेशान हूं। अगला लक्षण क्या मिलेगा? सोर थ्रोट। वो बताएगा कि गले में खराश है और इससे मुझे पेन की फीलिंग हो रही है, कुछ निगलने में कष्ट हो रहा है। उसको हम नाम देते हैं सोर। सोर मीन्स घाव, थ्रोट मीन्स गला, माने गले में इन्फेक्शन के वजह से घाव हो जाना, खराश हो जाना। अगला लक्षण मिलेगा रनिंग नोज, नाक का बहना। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी इन्फेक्शन होता है
तो नाक का बहना कंटिन्यू हो जाता है, मतलब नाक से पानी गिरना चालू हो जाता है। इसी को कहते हैं रनिंग नोज, यानी नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। अगला लक्षण मिलेगा इसमें लाश। आपने अभी पिछले वर्षों में जब ये कोरोना का दौर चल रहा था तो उसमें एक लक्षण बताया जाता था प्रमुखता से कि इन्फेक्टेड पर्सन को स्मेलिंग की फीलिंग नहीं हो रही है, उसे चाहे कोई खुशबूदार चीज दीजिए, बदबूदार चीज दीजिए, लेकिन उसकी गंध कैसी है वह व्यक्ति बताने में असमर्थ हो जाता था, क्योंकि उसका स्मेल लॉस हो जाता था, सूंघने की शक्ति का ह्रास हो जाता था। फिर अगला लक्षण बताया गया डिफिकल्ट ब्रीथ, यानी सांस लेने में दिक्कत। ये सारे लक्षण अभी पिछले 2-4 साल में आपने देखा था, सुना था कि उस व्यक्ति को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई थी। बहुत सारे व्यक्तियों को ऑक्सीजन के अभाव में अपनी जान गंवानी पड़ी, और जिनको प्रॉपर समय में, उचित समय में ऑक्सीजन मिल गई, उनका इलाज करने में सहूलियत हो गई और उनकी जान को आराम से बचा लिया गया। फिर लक्षण मिलता है सीवियर इन क्रॉनिक केस डिजीजेस। शरीर में जो पहले से अगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे व्यक्ति संक्रमित है या झेल रहा है, जैसे हार्ट के रोगियों को, या फिर डायबिटीज हुआ, या फिर जॉइंट्स पेन हुए, ये तमाम जो पुरानी बीमारियां, अस्थमा हुआ, निमोनिया हुआ, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर पहले से ही व्यक्ति में हैं, पहले से ही इनसे पीड़ित है, और ऐसे व्यक्ति में जो पहले से डायबिटिक है या कार्डियक पेशेंट है या एस्थेमिक पेशेंट है, निमोनिक टेंडेंसी वाला व्यक्ति है, या जिसमें बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते रहते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रबल वो पहले से झेल रहा है, तो उसमें यदि कोरोना का वायरस एंट्री कर गया तो यह उसके लिए भारी मुसीबत पैदा कर सकता है और उसके लिए काफी डेंजरस माना जाता है, खतरनाक हो सकता है। तो आज के एपिसोड में हम कोरोना वायरस, इसका नाम कोरोना क्यों पड़ा, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, काज क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, क्लिनिकल फीचर क्या है, अभी बहुत सारी बातें हैं जो अभी आपको बतानी शेष हैं। तो शेष बातें हम अब अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। आप नियमित रूप से मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।